Hello everyone, very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. नमस्कार आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी देखो, अभी आ रही है आवाज और क्लियर अभी भी? आ रही है सर. एक मिनट रुकिए. तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? उनको भी नहीं आ रही. लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? सर डिसऑर्डर्स का मुझे आवाज नहीं आई. किनको मिट्टी वालों की ना? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. अच्छा, मुझे नहीं आ रही. आप लोगों को शायद आ रही है, आप लोग भूल गए हो. मुझे क्यों नहीं आ रही इनकी आवाज?
हाँ जी, अब आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। ओके, अब मुझे भी आ गई। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है आई के डिफेक्ट पढ़े थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो सब देखा था हमने। तो उस पे जो है, उस पे हमने लेंस देखा था कि कौन से लेंस कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, और फिर उस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं कि कितनी आई डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस यूज़ होना चाहिए। तो मैं आपसे विंडो शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक अब आपको विजिबल होगा। यस सर। ठीक है, विजिबल है। ओके, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पे दो टाइप के डिफेक्ट पढ़े थे, एक तो मायोपिया पढ़ा था। पहले मायोपिया डिस्कस कर लेते हैं। तो मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को, पर्सन को? जिसको मायोपिया होता है उसको क्या नहीं दिखता, दूर का या पास का? सर दूर का नहीं। दूर का। दूर का नहीं दिखता, अच्छा। तो उसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। आपको पास का दिखता है। तो दूर का नहीं दिखता इसको, ठीक है। अगर दूर का इसको नहीं दिखता तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि इसके जो इमेज बन रही होगी वो रेटिना से पहले बन रही होगी या बाद में, कैसे बनती है? पहले बन रही है। पहले, जो दूर से रे आ रही होती है वो रेस जो है पहले कन्वर्ट हो रही होती है यहाँ पे। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं फिर हम इसको सही करने के लिए? कॉनकेव लेंस। हाँ, डाइवर्जिंग करना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेते हैं। तो फिर जाके वो आपके आँख पे जो है फाइनली जहाँ पे जाना चाहिए उसे वहाँ पे जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाओगे तो ऐसे जाएगा कुछ, फिर जाके फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो ये लेंस यूज करते हैं हम, डाइवर्जिंग। दूसरा इसका कारण वही था, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है तब भी प्रॉब्लम आ सकती है, तब भी आप ये यूज करोगे। दूसरा था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था? पास का नहीं दिखता। पास का नहीं दिखता, लॉन्ग साइटेडनेस होती है इसको। बाकी सब चीज़ें इससे रिवर्स हो जाती हैं। तो जो आपकी रे हैं पास की, वो जो है आई बॉल के पीछे कन्वर्ज होती हैं। तो इनको पहले कन्वर्ज करने के लिए वी यूज द कॉन्वेक्स लेंस, तब जाके यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं कि किसी आदमी को अगर मान लो यहीं तक दिखाई देता है, कहीं डिस्टेंस तक दिखाई देता है, तो कैसे कैसे हम लोग उसे लेंस लगा के कितनी पावर का लेंस यूज करें या कितनी फोकल लेंथ का लेंस यूज करें ताकि वो सही हो जाए। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे अभी। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि देखो, मान लो किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को ये आई है और उसको मान लो यहाँ तक दिखाई देता है, मान लो उसको 25 सेंटीमीटर से और मान लो उसे 10 मीटर तक दिखाई देता है। आप चाहते हो कि उसे इन्फिनिटी तक दिखाई दे, है ना? इसको कौन सा प्रॉब्लम है पहले तो? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस इसको यानी कि इसको क्या है, मायोपिया है ना? यस ये वाला सर। प्रॉब्लम है इसको। यस सर। तो आप चाहते हो उसे करेक्शन करो, तो आप इसके लिए लेंस यूज करोगे, डाइवर्जिंग लेंस। अब उस लेंस का जो फोकल लेंथ हमें निकालना है तो हम उस पर क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि भाई आदमी को, आदमी की जो आंख है बिना किसी लेंस का यूज करे यहाँ से यहाँ तक देख सकती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ जाए तो आंख देख सकती है, नेक्ड आई देख सकती है उसे, यस सर। देख सकती है ना? ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, हम काम, हमारा जो लेंस होगा उसका काम होगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज अगर वो यहाँ बना दे, अगर इसकी इमेज 10 मीटर पे बना दे तो आपकी आंख अब देख लेगी अब तो, उसके बाद, राइट? यस सर। तो लेंस का काम होगा कि इसकी इमेज यहाँ बनाना। इसकी अगर यहाँ बनाएगा तो बाकी की तो इसके अंदर कहीं बनी जाएगी यहाँ कहीं, तो बाकी तो प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो जो लेंस आप यूज करोगे उसका काम होगा इसकी इमेज को यहाँ पे बनाना 10 मीटर पे। तो इस केस में हम यू कितना लेंगे, इन्फिनिटी, और वी कितना लेंगे लेंस के लिए, 10 मीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकल आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बात ये?
Yes, sir. है ना। तो आपका जो लेंस है उसने आंख को ये दिखा दिया कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पे रखा हुआ है, हालांकि वो रखा तो इन्फिनिटी पे हुआ है, लेकिन आंख को ये दिखेगा कि रे कहाँ से आ रही है, 10 मीटर से। आ तो इन्फिनिटी से रही है, लेकिन लेंस ने दिखा दिया कि रे जो आ रही है वो 10 मीटर से नहीं आ रही है, वो तो 10 मीटर से आ रही है। मान लो 10 मीटर है तो यहाँ से आ रही है रे। अब बाकी तो काम आंख कर ही लेगी आगे, तो कर ही सकती, 10 मीटर को देख ही सकती है आंख। तो अब वो इमेज बना लेगी यहाँ पे अपने। तो ये लेंस का काम है, ठीक है। तो ये काम हमने देखा यहाँ पे। सेम प्रॉब्लम वहां पे आएगी। मान लो किसी को जो है 1 मीटर से पास का नहीं दिखाई देता, उससे 1 से लेके इन्फिनिटी तक दिखाई देता है मान लो। तो अब लेंस का काम क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट मान लो 25 सेंटीमीटर पे आप चाहते हो उसको नियर पॉइंट लाना उसका, तो जो भी 25 पे है उसकी इमेज यहाँ बना दे 1 मीटर पे। तो 25 की यहाँ बनेगी तो बाकी सबकी तो बनी जाएगी इसके अंदर फिर कहीं। तो अगर 25 वाले की आप यहाँ बना दो तो आपका काम हो जाएगा आपका। तो इस केस में हम जो लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस होगा पहले तो। दूसरा जो इसका यू होगा, यू उसके लिए लेंगे हम 25 सेंटीमीटर। और वी कितना लेंगे, -1 मीटर। तो उससे हम एफ निकाल लेंगे फिर अपना, कि जो लेंस आपने यूज करना है उसका फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? दोनों चीजें जो ये क्वेश्चन होंगे कैसे करने हैं। यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस यस सर। हो गया। हो गया। अच्छा, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, चाहे वो यहाँ पे या जहाँ पे भी कंपटीशन में आएंगे, तो सारे ऐसे करने होते हैं हमें। तो कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं एंड लेट अस सी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये क्वेश्चन है, द फार पॉइंट, नियर पॉइंट और फार पॉइंट आप समझ रहे हो, फार मतलब इन्फिनिटी होता है। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक person is 150 centimeter in front of the eye. Calculate the focal length and power। तो निकाल ही लोगे, फोकल लेंथ आएगी तो पावर ऑफ अ लेंस required to enable him to see distant objects clearly। Done, sir. डन। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। कितना आंसर आया? -150 centimeter और -0.6 is diopter. ओके, करेक्ट। बाकी लोग भी निकालो फटाफट। डन सर। डन, ओके। बाकी लोग भी देखो। फार पॉइंट इसका एक 150 है, मैंने 150 से ज्यादा दूरी देख नहीं सकता, मैक्सिमम इतना देख सकता है ये, यहाँ से यहाँ तक। आप चाहते हो उसे दूर के ऑब्जेक्ट दिखे, यानी इन्फिनिटी वाला से दिखे, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा आपको। तो बस ये तो हो गया डायरेक्ट। फिर आपका यू आपका इस केस में इन्फिनिटी हो गया, वी आपका -150 हो गया, तो एफ निकाल लो।
तो यू तो इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो 1 बाय -150 -1 बाय इन्फिनिटी, ये जीरो हो गया, तो एफ आपका आ गया -150 सेंटीमीटर या फिर -1.5 मीटर। एफ आ गया, पावर निकाल लो, तो -1 बाय 1 प्लस होगा यहाँ पे -1.5, 3/2 तो 2/3 आ जाएगा, ये तो 0.67 आ जाएगा माइनस का। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई थिंक सबका आंसर आ गया, कुछ किसी को डाउट नहीं है, तो इजी था। Yes, sir. यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपकी बार उल्टा प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपी है। द नियर पॉइंट ऑफ अ hypermetropic person is 50 centimeter from the eye. What is the power of the lens required to enable him to read clearly a book held at 25 centimeter from the eye? थोड़ा सा घुमा दिया उसने, वो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पे लिया उसका नियर पॉइंट। सर 2 डायोप्टर है। कितना आ रहा है 2D? यस सर। 2D होगा, पावर इज +2D, ये आंसर आएगा फाइनली। देखो सब लोगों का आंसर, नियर पॉइंट इसका 50 सेंटीमीटर है, तो आपको 50 सेंटीमीटर डन सर। डन। तो इसमें आपकी बुक जो रखी हुई है वो 25 सेंटीमीटर पे है, आप चाहते हो वो 50 पे आ जाए ताकि वो पढ़ पाए। तो फोकल लेंथ निकाल लो, ये पावर ही आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ से, 1/v - 1/u करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 2, तो 1/50 आ गया। पावर आपकी 1/f ही होती है, बस f आपका मीटर में होना चाहिए। तो ये 1/0.5 कर लोगे या 100/f कर लो, तो 100/50 कर लो, तो 2 डायोप्टर आ जाएगी पावर। तो 2 डायोप्टर प्लस का पावर आएगा, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, कोई Yes. प्रॉब्लम वाली है ना। तो ये एक क्वेश्चन हमने मायोपिया कर लिया, हाइपरमेट्रोपिया कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। A person wears glasses of -2.5 diopter is the person myopic और hypermetropic? इसका आंसर क्या होगा पहले? मायोपिक। माइनस पावर है, मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग कहाँ पे था हमारा? Yes, sir. My यहाँ पे था डाइवर्जिंग हमारा।
तो ये पर्सन जो है कैसा है, मायोपिक। मायोपिक है। ठीक है, एक तो ये पूछा है। दूसरा, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन विदाउट ग्लास। विदाउट स्पेक्ट, क्या उसका फार पॉइंट है? फोर्टी सेंटीमीटर। कितना? 40 सेंटीमीटर। 40। ओके, सही है, 40 सेंटीमीटर। बाकी लोगों का? डन डन सर। 40 सेंटीमीटर सबका आ गया। देखो सब लोग आंसर आया। तो ये मायोपिक पर्सन है, तो उसे ये तो आप बता ही चुके थे पहले। और इसको जो लेंस यूज करना पड़ेगा स्पेक्ट, उसकी जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना? या फार पॉइंट इसका 40 सेंटीमीटर होगा, सॉरी। तो इसको इन्फिनिटी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो 40 पे दिखना चाहिए। मैंने इसको 40 तक दिखता होगा, तो 40 से दिखने के लिए फिर आपने लेंस यूज किया होगा ताकि वो दिखे, आगे तक का दिखे। ठीक है, सबका आ गया आंसर? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, लास्ट। अगला क्वेश्चन है, a certain person can see objects lying between 20 and 250 centimeter. What spectacles are required? Spectacles are required to enable him to see distant objects clearly. पहला क्वेश्चन, when he is wearing these spectacles, what is the least distant of vision? दूसरा क्वेश्चन,
Diverging or minus 18.5 centimeter. माइनस 18.5 सही है। पावर ऑफ द लेंस कितना है? So focal length आ रही है -250. हाँ, पावर जो है -0.4 डायोप्टर दिया हुआ है, सही है। Yes sir. पावर ये है इसका, और जो दूसरा आंसर है वो आपका आएगा कि 18.51 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट 250 पे लेके आना है, तो यानी फोकल लेंथ 250 हो गई। तो फोकल लेंथ 250 है, डाइवर्जिंग होगा ये, तो 1/250 करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 0.4। 100/250 करोगे तो और उसके बाद आपको ये निकालना लीस्ट डिस्टेंस, तो निकाल लो। फोकल लेंथ आपके पास है, यू पता है आपको, U20 होगा इस केस में। देखो V20 होगा ना, U20 नहीं होना चाहिए, V होना चाहिए, क्योंकि आंख तभी देख पाएगी जब वो वहाँ पे इमेज बनेगी। तो उसके साथ V हमें 20 लेना पड़ेगा, और U हमें निकालना पड़ेगा। जो U निकलेगा वो जो है इसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होगा उस केस में, है ना। देखो सब लोग निकल गया, 250 सेंटीमीटर, या फिर पावर जो आई है माइनस। यस सर, यहाँ तक आ गया। पहला वाला तो मैं क्लियर है कि तो मैं पहला वाला, U20 ले नहीं पाया था। सॉरी मैंने तो U20 लिया है। U20 नहीं होगा यहाँ पे, देखते हैं भी निकाल के चलो। यहाँ पे वो कह रहा है कि उसको दिखता है 20 से और 250 तक दिखता है, ठीक है। अब जब आप लेंस यूज करोगे तो कह रहा है कहाँ उसका जो है वो कितना होगा, माने उसके लिए नियर पॉइंट क्या होगा। नियर पॉइंट मतलब मान लो उसका नियर पॉइंट ये होता है सपोज, तो आंख यहाँ तक देख सकती है मान लो, तो यहाँ तक आंख तब देख पाएगी अगर लेंस जो होगा उसकी इमेज यहाँ बना रहा होगा, क्योंकि आंख तो यही देख सकती है ना। आफ्टर जब लेंस, तो यानी कि इसका जो ये चीज होगी, डिस्टेंस ऑफ विजन जो होगा नया अब जो बन रहा है, वो लेंस के लिए यू होगा 20 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। सर बीच में नहीं आ रही थी। सर Yes, बीच में sir. कट रही थी। अच्छा, बीच में कट गई थी, अब तो आ रही है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है अगर मान लो यहाँ पे रखा और उसकी इमेज यहाँ बन गई तो आंख देख लेगी उसे फिर, तो यानी ये V होना चाहिए और ये U होना हम चाहिए। तो ये बात सबको डाइवर्जिंग क्लियर लेंस हो रही है इस्तेमाल या करते डाउट हैं। है किसी को भी?
हम तो डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल हाँ कर रहे बिल्कुल, हैं डाइवर्जिंग ही करना पड़ेगा, तभी तो फोकल लेंथ आई है आपकी, नेगेटिव आई है तभी तो। ना। तो समझ अगर कन्वर्जिंग होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आती ना। सॉरी, से 1 मिनट। क्या बोल रहे हो? ये डाइवर्जिंग है ना। अब देखो यहाँ यस पे सर। हमें यू निकालना है, वी पता है हमें, एफ पता है हमें, तो बस फॉर्मूला यूज करो। तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f कर लो, तो 1/v माइनस 1/f, तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 500 ले लो एलसीएम सीधा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। 500 लोगे तो 20 कितनी बार जाएगा ये, 25, और सर इससे तो 21 आ रहा है आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार। 25 माइनस का और प्लस 2, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो -23/500, के लिए होगा पॉसिबल। कितना आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, ये कम कितना आ रहा है, 500, 23 दूनी 46, सो 22 के करीब। 22 के करीब आ रहा है। इसमें दिया हुआ आंसर 18.51 दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा हम लोगों ने सब साइन वाइन ठीक रखे नहीं रखे। सर अपने कन्वर्जिंग लेंस के हिसाब से यू और वी को वो दिया आपने, नहीं, तो डाइवर्जिंग में तो यही आएगा। इसलिए शायद गलत कन्वर्जिंग आ के रहा हिसाब है। से कैसे नहीं, कन्वर्जिंग के हिसाब से कैसे लिया हमने सर मतलब? क्योंकि अगर यू पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वी पे ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो तो कन्वर्जिंग लेंस बनाएगा ना, अगर वी पे उसकी इमेज बना रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो कि इमेज उसकी आगे बननी चाहिए उससे। हाँ, तो हो सकता है यू यहाँ पे डाइवर्जिंग हो, होगा जरूरी थोड़ी तो है कि वो होगा। नहीं, तो यू हमने जो निकाला कितना आ रहा है हमारा अभी, 25 के आसपास आ रहा है ना, तो 25 का मतलब यहाँ पे होगा यू। yes, आपका जितना भी आ रहा है कितना, 22 के करीब आ रहा है ना आंसर, 22 पॉइंट समथिंग। तो अगर 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 20 से ज्यादा आ रहा है ना, मतलब आपका यू यहाँ पे हो, तो मैंने डायग्राम में ऐसे दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे होगा, लेकिन आपका जो निकल के आ रहा है वो यू यहाँ पे निकल के आ रहा है, 22 पॉइंट जो भी आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 22 पॉइंट, सर 21 पॉइंट 21 पॉइंट कितना आ रहा है, 7। 7, यस सर। 21.7 मान लेते हैं। तो 21.7 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज ये बना रहा होगा 20 पे। ये यू है, ये वी है 20 पे, yes, sir. ठीक है। तो ये हो सकता है डाइवर्जिंग के केस में ऐसी बनती है इमेज, yes. डाइवर्जिंग का जो केस होता है उसमें तो बनती है इमेज। अगर रे ऐसे आ रही है तो डाइवर्ज हो रही है, एक रे आप यहाँ से पास करते हो तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिलती हैं, तो इमेज यहाँ बनती है। तो यानी आपका यू आपका ज़्यादा होता है, वी कम होता है इस केस में, यानी ऐसे केस में यूजुअली। तो पॉसिबिलिटी ये सही लग रहा है मुझे तो। आप क्या बोल रहे हो? एक बार साइन वगैरह, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग? नो सर। नो। अच्छा, एक बार चेक कर लो वैसे, बाकी देख लो, साइन वाइन हमने ठीक लिए सारे। वी हमारा -20 था, एफ हमने लिया है -250, तो प्लस हो जाएगा, सही है। सर कर लिया चेक, सही है। 225 और सही है, तो मेरे को लगता है सही आंसर है। बुक वाले ने हो सकता है कुछ गड़बड़ करी हो यहाँ पे, क्योंकि इसका आ रहा है 18.51। 18.51 आने का मतलब है कि इसका यू यहाँ पे है और वी यहाँ पे है पीछे, है ना। नियर पॉइंट मतलब 18.51 है और उसकी इमेज बन रही है यहाँ पे 20 पे, तो ये इस केस में तो पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, सर इसने शायद U20 ले लिया होगा। हाँ उसने उल्टा कर दिया होगा। सर ले रहे हैं तो आ रहा है ऐसा। हाँ उसने U20 क्या उल्टा ले रहे हैं अगर, यस। हाँ लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या सही है?
कॉन्सेप्चुअली देखो, लेंस जो है उसके लिए क्या सही है भाई, आपकी आंख को कब दिखेगा? आपकी आंख को जो दिख सकता है तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको आंख को 20 से 250 दिखता है, तो 20 से 250 दिखेगी आंख तो। अब लेंस का काम है कि इमेज को 20 से 250 के बीच में लाना। तो कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज अगर यहाँ बन गई तो आंख दिख लेगी। तो आंख के लिए नियर पॉइंट क्या हुआ फिर? ये हुआ नियर पॉइंट, जहां तक वो देख सकती है लेंस के साथ। तो लेंस के साथ ये नियर पॉइंट हुआ, लेकिन यहाँ पे यू होना चाहिए, वी होना चाहिए। अगर यहाँ पे वी हुआ तो आंख तो देख ही नहीं पाएगी भाई। आंख को अगर रे यहाँ से आती हुई दिखाई दी इस पॉइंट से, तो आंख तो देख ही नहीं पाएगी उसे। आंख तो तब देख पाएगी जब यहाँ से आती हुई दिखाई दे उसे इमेज, और सॉरी रे जो है। तो यानी ये जो होना चाहिए ये वी होना चाहिए और ये यू होना चाहिए लेंस के लिए। ठीक है, तो हमें यानी यू पता नहीं है, हमें वी पता था हमें, तो वहां से निकालना चाहिए हमें। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस। ओके, तो ये हो सकता है इसने गलत किया हो किताब में, सॉल्यूशन उल्टा ले लिया उसने, लेकिन ये गलत है कॉन्सेप्चुअली। तो यहाँ तक हमारा जो है नियर पॉइंट और फर पॉइंट वाले क्वेश्चंस हुए जो हमने बाकी भी किए थे। तो आपके ये भी गलत हो जाएंगे सारे अगर वो कॉन्सेप्ट लगाओगे उसके वाला तो। यस सर। सर उसने सर सिर्फ लाइंस पढ़ के सॉल्व कर दिया, कॉन्सेप्चुअली नहीं सोचा। हाँ हो सकता है, सीबीएसई की बुक से कर रहा हूँ मैं, तो सीबीएसई वाले तो कुछ भी कर देते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो होते नहीं, कर देते हैं जबरदस्ती आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं गड़बड़। तो काफी बार तो एनसीईआरटी में भी हो जाता है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में भी होता है। एक बार एनसीईआरटी आई थी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ध्यान है मुझे, उसमें शुरू के 2 डायग्राम ही गलत थे। चैप्टर पहला जो चैप्टर था उसके 2 डायग्राम गलत थे, 2 या 3। मैंने एनसीईआरटी को मेल भी कर दिया था उस टाइम में, उन्होंने शायद चेंज कर दिया अगले साल फिर। उसमें एक्चुअली होता कि उसमें था वही मैग्नेटिक इफेक्ट का होता, तो समथिंग एक्सपेरिमेंट था मेरे क्या जे थॉमसन का। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसने डायरेक्शन इसकी उल्टी बना रखी थी, इधर को मूव करना चाहिए। तो मैंने कहा कि गलत आ रहा है तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग उससे लगा के, तब उन्होंने अगली बार चेंज किया था फिर से। तो ये हो जाता है कई बार, खैर तो चलती रहती है। पर कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, चलो आगे चलें। यस सर। ओके, अब हमने आई के डिफेक्ट पढ़ लिए सारे, उनके करेक्शन करेक्टिव मेजर भी पढ़ लिए। आई के डिफेक्ट हमने 4 पढ़े थे मोटे मोटे, 2 तो ये हैं, उसके अलावा प्रेस बायोपी है जिसमें दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा था जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, एक साथ आपको कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, 2, एक है माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप। तो उसके लेंस वगैरह कितने कितने पावर के होने चाहिए, इमेज कहाँ बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, वो सबको अब जो है आगे हमें पढ़ना है कैसे कैसे इमेज बनेगी। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की बात की गई है। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी जो लेंस आपका सिंपल जो लेंस होता है जिसमें कि एक ही लेंस होता है, डिटेक्टिव लेंस जिसे बोलते हैं, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम है कि आ, उसको जो है ऑब्जेक्ट को जो है मैग्नीफाई करना है ना, मैग्नीफाई करना ताकि आंख को बड़ा दिखाई दे। अब मैग्निफिकेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मैग्निफिकेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आंख पे बड़ा एंगल सबटेंड करना। जो ऑब्जेक्ट है वो आंख पे बड़ा एंगल सबटेंड करे, है ना। बड़ा मतलब जैसे कि भाई मान लो एक पेड़ है काफी दूर है और एक पिन बहुत पास है। अब ये दोनों सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं आंख पे, मान लो यहाँ पे ये आपकी आंख है, तो अगर ये सेम एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहे हैं आंख पे, तो फिर तो मेरे लिए दोनों बराबर ही दिखेंगे मुझे आंख को। तो मैग्नीफाई करने का मतलब ये होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को या तो यहाँ पे लिया उसकी इमेज पेड़ की किसी तरीके से लेंस वेंस लगा के, तो फिर ये आंख पे बड़ा एंगल सबटेंड करेगा। पहले छोटा कर रहा था, ये इतना कर रहा था, अब ये इतना करेगा, तो ये एंगल बढ़ गया आपका, तो ये मैग्नीफाई हो गया एक तरह से मान लिया। तो इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन करना। तो यूजुअली जो होता है हम ऐसे ही करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसे क्लोज ले आते हैं और आपको जो है वहां से मैग्नीफाइड दिखता है। तो अगर लार्जर द एंगुलर साइज, यहाँ पे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर लार्जर द एंगुलर साइज है तो लार्जर
द इमेज ऑन रेटिना। एक्चुअली डायग्राम अगर आप बनाओगे और इसे देखोगे तो रेटिना पे जब बनेगा तो ये ऐसे जाएंगी, ये तो अभी लेंस आया है, फिर रेटिना यहाँ पे होगी आगे। तो मैंने यहाँ पे लेंस भी जो एंगल मैंने बनाया एक्चुअली ये इस पे नहीं बनेगा, लेंस पे बनेगा। तो रेटिना पीछे होगी यहाँ पे। तो ये जो होगा ना, ये एंगल सबटेंड जो होगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना एंगल बना है। तो यहाँ पे अगर एंगल ज़्यादा बड़ा बनेगा तो रेटिना पे ज़्यादा एंगल सबटेंड होगा, तो आपके जो ब्रेन को सिग्नल जाएगा वो बड़े ऑब्जेक्ट का जाएगा। और अगर ये एंगल छोटा है यहाँ पे तो रेटिना पे भी कम एंगल सबटेंड करेगा, तो आपके ब्रेन को भी जो सिग्नल जाएगा वो कम छोटा जाएगा, कि छोटा एंगल सबटेंड हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि जो इमेज बनी है, हमने जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जब बनेगी तो फिर उसके बाद ये आंख पे जाके बड़ा बनेगा ऐसे। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज ही बनती है आंख में, आपको पता होगा बायो वालों को। तो कब आएंगे वो? क्या आंख पे जो है इन्वर्टेड इमेज बनती है, बायो वालों को आइडिया होगा कि जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की आंख पे उल्टा बनती है, लेकिन ब्रेन पे फिर सिग्नल जब जाते हैं तो फिर वो दोबारा उसको उल्टा कर देते हैं, तो फिर ब्रेन में सीधी बनती है यस सर। है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो आप एंगल से भी पता चल रहा है कि जब रे आएंगी तो ये उल्टा चली जाएंगी इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज बनती है। सिंपल केस में। ओके, तो लार्जर द एंगुलर साइज लार्जर द इमेज ऑन द रेटिना, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगी यहाँ पे हम जो डिफाइन करेंगे, और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended by the object when both final image and the object are situated at least distance of distinct vision from the eye। इसको डिफाइन करने का तरीका है बस इनका, कि इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है इसको कि दोनों को अगर हम इमेज जो बन रही है फाइनल और ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, दोनों को अगर हम एक जगह पे रखें और उनके एंगल को कंपेयर करें तो वो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। अगर हम दोनों को सेम जगह पे रख के कंपेयर करें, अगर वो किसी और जगह पे होगा तो एक्चुअली एंगल सबटेंड डिफरेंट होगा, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम एक जगह पे ले आते हैं दोनों को और फिर कंपेयर करते हैं। तो डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है यहाँ पे कि दोनों को सेम जगह पे लाके कंपेयर करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लिख लिया सबने, ओके। जैसे मान लो कि आपकी आय है, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मान लीजिए पहले तो एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, आपने लेंस लगाया तो लेंस ने फिर उसकी इमेज बनाई, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, इमेज बनी यहाँ पे। तो ये कब पॉसिबल है कि ऐसी इमेज बन जाए? जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो एफ इसका जो होगा यहाँ कहीं होगा,
ठीक है, तो या तो यहाँ पे होगा या मैंने इसके बाद होगा बस, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से पीछे होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इसकी इमेज यहाँ पे बनी। ओके, अब मान लो आपने ऐसे सेटिंग करी, मैंने यू आपने ऐसे सेट किया, ये यू है और ये वी है। तो यू आपने ऐसे सेट किया कि वी हमारा फाइनली डी के बराबर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो आपने लेंस को ऐसे सेट किया आगे पीछे करके, किया, आपका ऐसे आया, ठीक है। तो यूजुअली हम ऐसे ट्राई करते हैं कि जो हमारी इमेज बने वो डी पे बने। दो केस देखते हैं यहाँ पे, या तो इमेज हमारी डी पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, फाइनली दो केस होते हैं हमारे। तो मान लो आपने ये वाला केस देखा पहले कि आपने ऐसे इमेज करी, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा कि आपकी रे आ रही होंगी आँख की तरफ को, कन्वर्ज हो गई, ये हुई, इन दोनों को पीछे एक्सटेंड किया तो ये यहाँ जाके मिल रही होंगी। तो दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। अब मुझे कंपेयर करना है इनका एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कंपेयर करने के लिए मैं देखूंगा कि कितना एंगल बना रही है इमेज और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है मेरा, सॉरी जो इमेज है मेरी, वो तो डी पे रखी हुई है। तो इसका जो भी एंगल सबटेंड होगा वो तो इमेज का एंगल हो गया है ना। इसका जो एंगल सबटेंड होगा आँख पे, मैं बोल सकता हूँ कि कितना एंगल सबटेंड होगा, ये वाला एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। या तो हम ये वाला बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं, लगभग पैरेलली होगा क्योंकि लेंस बहुत पास होता है तो दोनों रे बहुत क्लोज होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लेंस है एक्चुअली आँख के पास ही होगा काफी, तो ये एंगल जो आपका सबटेंड होगा ये इमेज का एंगल है, ठीक है। अब मुझे मान लो ऑब्जेक्ट का एंगल भी निकालना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना सबटेंड किया है। तो ऑब्जेक्ट भी आप बोलोगे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, लेकिन नहीं, इसमें जो है ऑब्जेक्ट को पहले हमें मूव करना पड़ेगा डी पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं डी पे मूव करूंगा यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल सबटेंड करेगा इतना। तो मान लो ये एंगल हमारा कम है, तो ये एंगल मान लो इसको हम बोलते हैं एल्फा। तो ये ऑब्जेक्ट एल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है और इमेज जो है बीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो जो आपका मैग्निफिकेशन है इस केस में, एंगुलर मैग्निफिकेशन एज पर डेफिनेशन, वो हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जो है ऐसे हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन को, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन किया गया है इसमें, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो इसमें डेफिनेशन वगैरह है, इनको हम मैंने ज़्यादा वैसे नहीं देखते कि कैसे कैसे डिफाइन किया गया इनको। अब जो है इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यू वी वगैरह के टर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसको मैं लिख सकता हूँ, एंगल अगर छोटे हैं तो 10 बीटा बाय 10 अल्फा, है ना। 10 बीटा बाय 10 अल्फा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर एंगल बहुत छोटा है तो, ठीक है। अब अगर आप 10 बीटा की वैल्यू निकालो यहाँ पे, मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट था ए बी और इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, और जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट किया तो ये ए डबल डैश बना, या ए डैश मान लो, इसको ए डबल डैश मान लेते हैं, ए डैश में बना हुआ है। तो ये हमारा बना, ठीक है। अब हम जब 10 अल्फा बाय 10 बीटा की बात कर रहे हैं तो 10 बीटा मेरा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में डी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे लिखूँ इसको 10 अल्फा बाय बीटा, अगर लिखूंगा तो 10 ए डैश बाय बी लिखूंगा, और दूसरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डबल डैश बी डैश बाय डी लिख सकता हूँ 10 अल्फा को, मेरे ख्याल से। ठीक है, एक तरीका तो ये है लिखने का, तो Yes, sir. इससे लिखूंगा, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये भी एक मैग्निफिकेशन है। लेकिन इससे फिर मेरा आंसर जो आएगा वो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के टर्म में आएगा, तो वो तो ऑलरेडी होता ही है, तो वो तो खैर Yes. मुझे नहीं लिखना भी। मैं चाह रहा हूँ मेरा यू और वी की टर्म में आए, तो मैं एक
करता हूँ 10 अल्फा और बीटा में, मैंने दोनों की हाइट सेम रखता हूँ। अगर मैं इसकी हाइट देखो 10 बीटा अगर मैं लिखूँ तो 10 बीटा को मैं यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, अगर इस वाले ट्रायंगल में, तो 10 बीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिखता हूँ कि इट इज द ए बी अपॉन में यू, ठीक, ए बी अपॉन में यू लिख सकता हूँ। और बीटा को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा मेरा ये वाला है, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ ए बी है, ए डैश बीटा लिख लो या ए बी लिख लो, एक ही बात है, अपॉन में वी, वी इज ऑब्वियसली यहाँ पे डी है, तो ये ए अब जो है ये क्या आ गया आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बाय इंटू वी बाई यू आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, कब वी बाई यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बराबर है आपस में, ए बी और ए डैश बी डैश, ए डैश हम क्या बोल रहे हैं इसको, बी डैश बोल रहे हैं, हाँ ये दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे आपस में, तो वी बाई यू हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन वी बाई यू आ गया फाइनली आपका, ठीक है। अब v यहाँ पे जो है वो d के बराबर है और u तो कुछ होगा यहाँ पे, तो हमें जो आंसर निकालना है वो फाइनली हमें d और f के टर्म में निकालना है। हमें फोकल लेंथ पता होती है लेंस की, और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है वो पता होता है, तो फाइनल इमेज हमारी d पे बन रही है और फोकल लेंथ f है, तो उसके टर्म में निकालना है। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और हमें चाहिए v बाई यू, तो यहाँ से v बाई यू कितना हो जाएगा, हमें पता क्या है यहाँ पे, v पता है, v हमारा d है, तो v से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ, वी हमारा d है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से आ गया v बाई यू इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 1 माइनस वी बाई एफ, राइट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अब, 1 माइनस v की वैल्यू की होगी, माइनस d लिख सकता हूँ v की वैल्यू में, और f तो f ही रहेगा, तो ये क्या आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, तो मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस डी बाई एफ, तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, ये आगे कई जगह आएगा भी, और भी जगह आएगा। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हमारा बन रहा है वो 1 प्लस डी बाई एफ बन रहा है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, उस केस में है ये, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ मैं उस पर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो इमेज जो बनी है नियर पॉइंट पे बनी है, इमेज कहाँ बनी है, नियर पॉइंट पे, इसको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, एक होता है फार पॉइंट एडजस्टमेंट, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ये वाला केस है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का, जब इमेज हमारी नियर पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो आंख होगी कब ज्यादा स्ट्रेंड होती है, फार पॉइंट पे या नियर पॉइंट पे, ये पॉइंट। नियर पॉइंट पे, फार पे तो वो होती है रिलैक्स होती है, लास्ट टाइम डिस्कस भी कर रहे थे कि आसमान को देखो तो रिलैक्स कंडीशन आती है, तो यहाँ पे आई जो होती है मोस्ट स्ट्रेंड होती है, तो ये मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है और मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन है ये। सर डी क्या है यहाँ पे? सॉरी इससे पीछे देखना है, सर डी क्या है यहाँ पे? डी डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, डी 25 सेंटीमीटर होता है यूजुअली, आप चाहते हैं कि इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस पे बने, ओके सर। डन लास्ट सर। में हमने ट्रांसफॉर्मर का क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पर यस सर। क्या पूछ रहा है, हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया ना यहाँ पे, यस सर, तो ये एम के इक्वल एम के इक्वल कैसे आया, एम हमारा वी बाई यू होता है, राइट, अच्छा ये एम क्यों आया, ये एम नहीं है, एम आपका कहाँ से आया था, मैं आपको यहाँ से आया था एम, ये था एम,
ठीक है, तो ये नहीं है, यहाँ से हमारा पहले ये आया, इससे हमने ये निकाला, इससे फिर हमने ये निकाला वी बाई यू, तो ये हमारा इक्वल टू एम अब आया। क्लियर? यस ये था ना एम हमारा, तो वी बाई यू चाहिए था हमें, तो वी बाई यू यहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये फाइनली ये निकल के आया है। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब कोई डाउट किसी को इसमें और? नो? ओके। अच्छा, ऐसे अगर आप प्रूव करोगे तो आपका जो फार पॉइंट आएगा, तो मेरे ख्याल से फार पॉइंट में जो आता है फॉर्मूला, आप करोगे तो वन, सॉरी, डी बाई एफ आता है सिंपल, फार पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए, और ये लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले में ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, या इमेज कहाँ बनेगी, एक ही इमेज बन रही है, तो फाइनल की तो बात ही नहीं है अभी। एट इन्फिनिटी फाइनल की बात तब होगी जब दो लेंस होंगे, तो पहली बार इमेज बनेगी, फिर दूसरी बार इमेज बनेगी, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है तब बात आएगी। तो फाइनल इमेज यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, तो दोनों हमें ध्यान रखने हैं। अब इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, और फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ को मूव करेंगे, जहाँ पे कि हम दो लेंस यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार मैग्निफिकेशन हुआ है, तो एक बार मैग्निफिकेशन होगा तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा, माने एक लेंस बहुत कर नहीं पाएगा। देखो, जब मान लो दो लेंस होते हैं, तो एक लेंस मैग्नीफाई करेगा, मान लो 3 टाइम्स कर ली इमेज उसकी उसने, और अगला लेंस जो है उसको 4 टाइम्स करता है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? अगर इसका मैग्निफिकेशन मान लो 4 है, मैग्नीफाइंग पावर इसकी 3 है, तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी? भाई इसने मान लो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर का, तो इमेज कितनी बनेगी ये? 30। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये करेगा 4 का मैग्निफिकेशन, तो इमेज कितनी बनेगी? 120। 120 सेंटीमीटर, 4 गुना बनेगी उससे। तो टोटल कितनी बनी? 10 का कितना हो गया? 120 हो गया, नहीं हो गया? तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ यहाँ पे? 12 गुना। तो मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। तो जब 2 या 3 लेंस होंगे, तो वी कैन राइट मैग्निफिकेशन इक्वल टू m1 इंटू m2, राइट? क्लियर है सबको? ओके, तो ये लेंस जब हम लगाएंगे तो पावर हमारी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल लेंस की आपने बात की है ना, मैग्निफिकेशन काफी कम होता है। मैग्निफिकेशन यूजुअली जो होता है, सिंपल लेंस ज्यादा कर नहीं पाता, तो मैग्निफिकेशन जो होता है लेस देन 10 यूजुअली रहता है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10। तो हम ज़्यादा लेंस को करने के लिए, कि 500 गुना ऑब्जेक्ट को करने के लिए, समथिंग करने के लिए 2-3 लेंस का फिर यूज़ करते हैं, या फिर पावरफुल लेंस यूज़ करते हैं, छोटे बड़े लेंस यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, और इसमें कई बार जो है कलर का क्रोमेटिक एब्रेशन वगैरह आ जाते हैं, मैंने कलर वगैरह हो जाते हैं, तो 2 लेंस का यूज़ करके वो कम हो जाती है चीज़ें। तो वो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे अभी, अगला जो टॉपिक है। अभी इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ सिंपल, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका जो मैग्निफिकेशन है लिमिटेड मैग्निफिकेशन है ना, तो इसकी एक ड्रॉबैक एक तरह का, अ सिंपल माइक्रोस्कोप is a combination of two lenses of power 15D and plus 5D in contact। तो कांटेक्ट में है ये, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना यहाँ पे। इन कांटेक्ट,
कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर of the microscope if final image at 25 centimeter from the eye. बताइए क्या आएगा इसके इसमें मैग्निफिकेशन. सिंपल है ये तो. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1 + d/f. बस ये तो करना है. 7.7 7.7 नहीं 7 कहाँ से आ रहा है. 6. 6 आएगा. यहाँ पे डी तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर होगा, लिखा भी हुआ है. डी तो 25 है. एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का कंबाइंड पावर करनी पड़ेगी आपको. 1/f निकालो दोनों का कंबाइंड करके. 1/f नेट जो आएगा आपका वो कितना आएगा 1/15 + 5 20 डायोप्टर. तो 1/f की जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी. तो वी कैन राइट हियर 1 + 25 सेंटीमीटर और ये 20 डायोप्टर आ रहा है. तो अगर आप एफ की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो एफ की वैल्यू या तो पुट कर दो या 1/f की वैल्यू पुट कर दो. देखो कितना आ रहा है वैल्यू. सर F5 आ रहा है. F5 आ रहा है ना. तो एफ आपका 5 आएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर. तो ये 1 + 5 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा मैग्निफिकेशन. ठीक है. बाकी लोगों ने कर लिया था ये कुछ गलत किया है.
क्लियर है सबको? ये कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो ये सिंपल ही था, मतलब आपको ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए था। सर वन सॉरी, सो वन बाय एफ जैसा पहले कर लेते हैं। वन बाय एफ की वैल्यू 1/f अगर पुट करें तो क्या होगा? 20। 1/f की वैल्यू 20 नहीं होगी, फिर यहाँ पे एक्चुअली आपका ये है ना, फिर आपको इसको मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि 1/f तो आपका ये ऐसा यूनिट में आ गया डायोप्टर में 1/, तो ये 0.25 डायोप्टर हो जाएगा, यहाँ 0.25 आ जाएगा, इंटू 20 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक को सेंटीमीटर में ले लो, एक को मीटर में ले लो, गड़बड़ हो जाएगा फिर वो। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A child has near point at 10 centimeter. What is the maximum angular magnification the child can have with a convex lens of focal length equal to 10 centimeter? अगर वो ये वाला फोकल लेंथ यूज करता है तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगी एंगुलर? टू। करेक्ट। क्लियर है सबको? 1+dy/f करेंगे, यहाँ पे डी भी 10 है, एफ भी 10 है। यस सर। मैंने 2 आएगा, सॉरी, डायोप्टर नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये जो केस होता है ना, ज्यादा वाला होता है, मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, आपको मैक्सिमम होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आई भी होती है, मोस्ट स्ट्रेन कंडीशन बनाती है। ओके, यस सर। डन। ठीक है, अब जो है फटाफट से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूजुअली हम 2 लेंस का पढ़ते हैं, 2 का ही हमारे पास। तो 2 लेंस जब हम यूज करेंगे तो वी विल हैव द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो 2 लेंस होते हैं आपके, ठीक है, तो अगर हम देखें तो मान लो ये आपका एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कहीं पे, और आपका मान लो लेंस से पहले लेंस बना लेते हैं। ये लेंस है, ये इसका फोकल लेंथ है। देखो 2 लेंस होते हैं, एक लेंस यहाँ पे, एक लेंस आपकी आंख के पास है। ये वाला यूजुअली इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या होती हैं लेंसों की। ये आपकी आंख के पास है, तो इसको हम बोलते हैं आई लेंस। आपकी आंख अभी यहाँ बनेगी इस तरफ को, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव केबल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं कई बार। तो पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखोगे, मैंने आपके एफ के बाहर होता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज बनेगी, वो मान लो यहाँ बनती है, पीछे कहीं यहाँ बनेगी इमेज। ठीक है, अब ये इमेज हम ऐसे ट्राई करेंगे कि इसकी इमेज ऐसे बने कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ हो उसके अंदर बने, मतलब इसका एफ ही यहाँ कहीं हो। तो अगर यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी तो फिर ये क्या करेगा, इसको एनलार्ज इमेज बनाएगा दोबारा,
वर्चुअल इमेज इरेक्ट, सबको ध्यान है कि इस तो अगर एफ के अंदर होता तो इरेक्ट इमेज बनेगी। तो पहले केस में आपकी जो रे आई वो आपकी जो है, मान लो ये फोकल लेंथ यहाँ पे, तो फोकल लेंथ यहाँ पे होगा इसका, तो ये ऐसे पास होगी यहाँ से, इसका जो ये ऑब्जेक्टिव है इतना यहाँ पे भी होगा इस साइड को, तो ऐसे पास हुआ और ऐसे पास होके ये एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा मान लो, तो ये फाइनली जो है यहाँ पे इमेज बना रहे हैं कहीं पे मान लो, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ बन गया ये, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसके नीचे बना लेते हैं। ये डायग्राम बहुत वो है, पेपर में जब बनाओगे ना तो इसको प्रैक्टिस करके जाना 2-3 बार, क्योंकि ये बनेगा नहीं पेपर में, बोर्ड में आराम से, और ये इंपॉर्टेंट होता है यूजुअली। तो हमें इसके नीचे ऐसे इमेज बनानी है फाइनली, एफ को मैं ऊपर लिख देता हूँ। राइट, तो इस वाले लेंस ने जाके यहाँ पे इमेज बनाई, तो ये जो है इमेज है आपकी, तो मान लो ये ए बी है, इसकी इमेज बन गई ए डैश पी डैश। अब ये इसके आई के फोकल लेंथ के अंदर बन रही है इमेज, तो जब आई इसका बनाएगा तो उसका इरेक्ट इमेज बनाएगा, इरेक्ट मतलब बनेगी तो इन्वर्टेड ही इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इरेक्ट होगी वो। तो वो इमेज मान लो आप कैसे बनाओगे, एक रे आप यहाँ से पास कर लो, और ये जा रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो ये वाली रे होंगी ये आपकी आंखों में जाएंगी, तो मान लो ये आंखों में से जा रही है, और ये डाइवर्जिंग होंगी, तभी जाके ये पीछे रे बनेंगी, तो सारी जाके जो है यहाँ पे मिल रही होंगी कहीं पे जाके। तो ये यहाँ कहीं जाके मिलेंगी, है ना। तो आपका जो इमेज बनेगा फाइनली वो यहाँ कहीं बनेगा, दिस इज द फाइनल इमेज विच इज से ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ये किसने बनाया, ये आपके आई लेंस ने बनाया। तो ये जो हम ट्राई करेंगे कि ये जो फाइनल इमेज बनी है वो बनी है, बनेगी डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे हम, कौन सा एडजस्टमेंट है ये, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट बोल सकते हैं इसको। ये हमारा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये, यस सर। ओके। तो यहाँ पे ना कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है, तो वो इन्वर्टेड और कैसी बनाता है, वर्चुअली रियल, उसने कैसी इमेज बनाई, इन्वर्टेड एंड रियल बनाई। आई लेंस कैसी बनाता है यहाँ पे इमेज, इन्वर्टेड। नहीं इसको इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे, मैंने आपको पहले भी शायद एक बार डिस्कस किया था। यस सर। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट है, हालांकि वो इन्वर्टेड दिख रही है आपको, लेकिन ये इरेक्ट इमेज है या नहीं है, यस इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल, लेकिन इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट। ये भी पूछता है कई बार कि इनिशियल के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज कैसे बनाता है, पूरी माइक्रोस्कोप कैसी बनाती है, या आई लेंस कैसा बनाता है। तो इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट या इनिशियल ऑब्जेक्ट जो बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको इतना। यस सर। ओके, तो ये सब है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका वो हम लेते हैं यूजुअली स्मॉल फोकल लेंथ का ऑन शॉर्ट एपरेचर का।
स्मॉल एफ शॉर्ट एपरेचर, एपरेचर आप समझ रहे हो, इसका डायमीटर कम है। और आईपीस जो होता है वो लार्ज एपरेचर का होता है और फोकल लेंथ इसकी मॉडरेट होती है। मॉडरेट फोकल लेंथ, लार्ज एपरेचर, इसकी प्रॉपर्टी है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि कैसे आपका लेंस आप यूज करते हो, किस टाइप का। सर आई लेंस का ही है। हाँ, ये आई लेंस का है। आई लेंस जो होता है मॉडरेट फोकल लेंथ होती है उसकी और लार्ज एपरेचर होती है, और ऑब्जेक्टिव की स्मॉल फोकल लेंथ होती है एंड शॉर्ट एपरेचर होती है। ठीक है। यस सर। ओके, अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी। तो मैग्नीफाइंग पावर लाने के लिए हमें दोनों का एंगल चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल, एंड बोथ शुड बी केप्ट एट डी डिस्टेंस। तो इमेज तो डी पे बनी रही है आपकी, ऑब्जेक्ट को हम उठा के डी पे ले आते हैं और फिर उसका एंगल चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को ए बी को उठा के ले आऊं यहाँ पे डी पे ऐसे खड़ा कर दूं, और इसका जो एंगल यहाँ पे बनेगा आंख पे, वो एंगल अगर मान लो अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, और जो फाइनल इमेज ने एंगल बनाया आंख पे वो ये बीटा हो गया। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन निकालूं यहाँ पे तो मैग्नीफिकेशन मेरा क्या होगा, बीटा बाय अल्फा एज पर डेफिनेशन। ठीक है। यस सर। ओके, अब एंगल स्मॉल है, फिर वही टेन बीटा टेन अल्फा ले लेंगे इसको। अब यहाँ पे टेन बीटा और टेन अल्फा में निकालने पड़ेंगे, उससे फिर हमें करना पड़ेगा कैसे कैसे होगा। तो टेन बीटा यहाँ पे अगर हम देखें तो टेन बीटा हमारा है ये ए डबल डैश था, बी डबल डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। इसको थोड़ा किनारा में बना लेते हैं, कट रहा है ये है आपका बी डबल डैश पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो टेन बीटा है वो है आपका ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं हम, डी, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय, मान लो ये आपका इसका जो है ये O1 मान लो या C1 मान लो, इसको इसको C2 मान लो। ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय क्या होगा, C2 बी डबल डैश का डिस्टेंस, और टेन अल्फा हो जाएगा हमारा ए डैश, सॉरी ए डैश नहीं होगा, ये ए है ना, इसको हम मानना पड़ेगा कुछ, मान लो इसको A1 मान लेते हैं, A1 बी डबल डैश डिवाइडेड बाय सेम डिस्टेंस है ये भी, C2 बी डबल डैश। इतना क्लियर है सबको। राइट, ये क्लियर है सबको। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम और लिखें तो ये सब कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय, यू कैन राइट ए डैश, सॉरी A1 बी डबल डैश, A1 डैश नहीं है, A1 है ये, है ना। ठीक है, ये भी क्लियर है। यस सर। ओके, ओके। अब जो है एक चीज और देखो यहाँ पे, A1 बी डबल डैश है, या फिर मैं इसको AB भी लिख सकता था, है ना, इसको मैं AB भी लिख सकता हूँ या तो या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि A डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय AB। अब जो है A डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय AB आ गया फाइनली मेरा मैग्नीफिकेशन। अब मैं इसको अगर मैं बीच में जो इमेज बनी थी वो A डैश
ये बनी थी ए डैश बी डैश, ये वाली इमेज जो इंटरमीडिएट इमेज बोलूंगा इसे मैं। तो मैं इससे अगर मैं डिवाइड करूं इसे और मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा ए डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए बी इंटू, सॉरी ए डैश बी डैश बनी थी ना, इंटू ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी जो है ये इमेज, इसकी हाइट डिवाइड बाय इसकी हाइट। तो ये बोल सकता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बोल सकता हूँ इसे। सर ए डैश बी डैश कहाँ से आ गया? मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके सर, ओके। ठीक है, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी जो है वो एम ओ है, इसको ये बोल सकता हूँ मैं एम ओ है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का है, क्योंकि इसने इमेज ये बनाया और ये इसका ऑब्जेक्ट था। तो ये सिंपल जो मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब तक, वाला मैग्निफिकेशन है एक तरह का, बोल सकता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है, और यस सर। यस है ना, और अगर दूसरा क्या था मेरा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, इसको मैं एम ई बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट की हाइट हो गया ये इसके लिए। तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं एम ऑफ द आई लेंस, तो ये हो गया एम ई इंटू एम ओ। ठीक, बोलो ठीक है नहीं है? यस सर। सर ये मैग्निफिकेशन है आई लेंस का। एम ई जो है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का है और एम ओ जो है वो ऑब्जेक्टिव का है, और ये ई जो है आई पीस का है। ओके सर। आई देखो ऐसा हुआ ना इस केस में, ये एक था एक था, इसने यहाँ इमेज बनाई, तो ये आपने क्या बना था, ए बी बना था, ये ए डैश बी डैश बनी यहाँ पे इमेज, सॉरी ए डैश बी डैश। तो अगर मैं ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी करूँ तो क्या आएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ये आएगा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है आपको, इसको एमओ लिख सकता हूँ मैं, ये लिखा है मैंने, इसको एमओ लिखा है मैंने। यस सर। ठीक है, अब इस वाले लेंस ने जो ये पीछे वाला जो लेंस है ये आई पीस है, इसने इसको ऑब्जेक्ट मान के यहाँ पे इमेज बना दी पीछे, तो मैं इसको ए डैश बी डैश लिखा था मैंने। तो अगर मैं इसकी हाइट बाय इसकी हाइट डिवाइड बाय इसकी हाइट करूं तो इसका मैग्निफिकेशन होगा आई पीस का। तो मैंने इसको एम ई लिखा है फिर। क्लियर हुआ ये बात? भाई इमेज हाइट मैग्निफिकेशन वैसे क्या होता है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैंने यहाँ पे इमेज देखा कौन सी इमेज है कौन सा ऑब्जेक्ट है, पहले मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए देखा फिर मैंने आई पीस के लिए देखा, तो ये आया। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस ठीक है, अब इसमें देखो आप लोगों ने एम जो आई वाला है वो आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हो, कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है डी डिस्टेंस में, मान लो कोई डिस्टेंस पे, और उसकी इमेज अगर डी पे बनती है, मतलब वो कहीं पे रखा हुआ है और उसकी इमेज डी पे बनती है, ऐसे केस में तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या लिखा था हमने, 1+d/f, ये आया था ना प्रूव होके। तो एम ई को मैं 1+d/f कर सकता हूँ, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग ये। सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो एम ई तो क्लियर है, अब बचा मेरा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का मुझे वो निकालना है मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, v/u होगा। ये फॉर्मूला ही होता है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u होता है। तो VO/UO कर लूंगा मैं। VO इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इसको VO मान सकता हूँ, जो ये इमेज बनी है VO पे बनी है यहाँ पे, और ये UO हो जाएगा, इसको UO इसको बोल देंगे UO, है ना। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है v/u होता है लेंस के लिए, वो मैंने यूज कर लिया, बस माइनस साइन लग जाएगा, अब प्लस होगा यहाँ पे लेकिन फिर माइनस लगेगा, क्योंकि u जो है आपका इसमें नेगेटिव है। तो अगर मैं u को केवल मैग्नीट्यूड पुट करूंगा यहाँ पे, तो उसको मैं माइनस साइन के साथ लिख सकता हूँ ऐसे कि -b/, ऐसे। तो ये मेरा मैग्निफिकेशन होगा फॉर द
ऑब्जेक्टिव। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। राइट, ठीक है। तो फाइनली जो मैग्निफिकेशन मेरा आया m, वो मैं लिख सकता हूँ me इंटू mo विच इज इक्वल टू vo बाई uo माइनस या प्लस साइन जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी बाई एफ। एफ किसका? आई पीस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ द आई पीस यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन आपका जो आएगा ये फॉर्मूला आएगा। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द फॉर्मूला। इज इट ओके? यस सर। ठीक है। और कई बार इसमें जो है नियर पॉइंट वाला आएगा, तो नियर पॉइंट सॉरी इनफाइनाइट वो आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, तो यहाँ पे डी बाई एफ कर लेते हैं हम लोग। एक तो वो केस आएगा। दूसरा जो है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तो कब के लिए आया? ये तो आया नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए। अगर फार पॉइंट वाला केस आएगा, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, फार पॉइंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला? m इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट। यहाँ पे कई बार मैग्नीट्यूड भी लगाते हैं ये माइनस प्लस की जगह पे, क्योंकि मैम उससे मतलब होता है केवल कि कितनी वैल्यू आ रही है। और फॉर्मूला आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी बाय एफ ऑफ द आई पीस। बस ये ध्यान रखना कि ये जो है क्योंकि आई पीस के कारण आया था, तो ये वाला यहाँ पे आई पीस की फोकल लेंथ लेंगे, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन था ये आई वाले का। राइट? यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे, अगर आपका नॉर्मल पॉइंट वाला केस आया है ये एडजस्टमेंट वाला, तो यूओ कितना आएगा? वैल्यू यूओ की वैल्यू कितनी आएगी? भाई ये आई पीस है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये आपका एफ ओ है, ठीक है, ये आपका एफ ओ है। अब एक चीज और करते हैं हम लोग। हम क्या ट्राई करते हैं? हम लोग ट्राई करते हैं कि आपका जो भी इमेज बने, जो इमेज बने वो इसके पास बने, क्योंकि इसके पास जितना इमेज बनेगी उतना ये मैग्नीफाइड करेगा, है ना। तो वी ट्राई कि हमारी जो इमेज बन रही है वो हम आई लेंस के पास बनाए। तो अगर आई लेंस के पास इमेज बनेगी, वी ट्राई टू पुट, दो काम करते हैं, पुट ऑब्जेक्ट नियर टू एफ ओ एंड टू फॉर्म, दोनों चीजें ट्राई। ऐसे मैंने एडजस्ट लेंस को हम एडजस्ट करते हैं आगे पीछे करके कि जो फाइनल इमेज बने, फॉर्म फाइनल इमेज, फाइनल इमेज तो नहीं बोलूंगा, इंटरमीडिएट इमेज बोलूंगा, एंड द इमेज फॉर्म इमेज नियर आई पीस या आई लेंस भी बोल सकते हो। तो अगर इमेज फाइनली यहाँ पे बन रही है, देखो इसकी जो लेंथ होती है, माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होती है वो इतनी होती है एल। तो इस केस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो वी बनेगा वी ओ वो एल होगा। ये यूओ है और ये वी ओ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? यूओ को हम एफ ओ नोट ट्राई करेंगे कि एफ ओ नोट हो जाए, और वी ओ को क्या ट्राई करेंगे कि कितना हो जाए? एल बोल सकते हैं हम इस केस में। दिस इम्प्लाई दैट यूओ इक्वल टू एफ ओ हो जाएगा। और ये ऐसे कई बार लिखा रहता है कि हमने ऐसे केस कर दिया है, ये एल हो जाएगा। तो इस केस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एल, और इसकी जगह आ जाएगा एफ नॉट इंटू डी बाई एफ, तो था ही,
तो डी बाय एफ ई, तो ये आ गया डी बाय एफ ई, तो ये हमारा हुआ। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो एफ ई क्या करना पड़ेगा, दोनों क्या करने पड़ेंगे? कम। कम करने पड़ेंगे, लेकिन कई बार ना कई डिफेक्ट वगैरह भी आए थे तो आपकी एक लिमिटेशन आ जाती है। both f naught and fe should be small। ठीक है, तो कई बार हमें बाकी वो देखने के लिए हमें लिमिटेशन भी आ जाती है कि हमें जो बाकी डिफेक्ट कम करने हैं अपने, तो वो सब करना पड़ता है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे कि हमारा जो ये आई लेंस, इसकी हमें फोकल लेंथ को मॉडरेट रखना पड़ता है आई लेंस वाले को, बाकी डिफेक्ट वगैरह कम करने के लिए, क्रोमेटिक वगैरह। तो हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे सब होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक लिमिटेशन है, लेकिन वैसे अगर होगा तो हमें दोनों कम चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल फार्मूले आए। तो आपको ये 3 फार्मूले यहाँ पे आए हैं अभी, 1 2 और 3। तो ये 3 हमें ध्यान रखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो मेरे ख्याल से एक ध्यान रखोगे ये वाला, तो दूसरा तो बन ही जाएगा आपको, क्योंकि दूसरे में केवल बस ये 1 हट जाएगा फार पॉइंट के लिए। और तीसरा फार्मूला जो है उसमें लिमिटेशन है, तो ये वाली आपकी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये ध्यान रखोगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा ड्राइव होके, ये ध्यान रखोगे तो ये 2 फार्मूले हमें बेसिकली याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वाला पार्ट खत्म हुआ है। अगली बार हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्पेशल केसेस के, जो भी केस बन रहे हैं जो, और फिर टेलीस्कोप पढ़ेंगे। टेलीस्कोप में भी 2 केस बनेंगे, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या केस बनते हैं, कैसे कैसे हम देखते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आपको पीपीटी सेंड कर रहा हूँ, आप लोग जो है देख लेना, किसी को डाउट होगा कोई तो पूछ लेना। ठीक है, राइट? यस सर। चलिए, तो क्लास को एंड कर रहा हूँ फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।